आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में बिहार के इतिहास से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग जानते थे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, पहला सवाल आपका कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना और भागलपुर था, गया और पूर्णिया था, भागलपुर और गया था, या ऑप्शन नंबर डी आरा और सासाराम था। यानी मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वह कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है पटना और भागलपुर। यही आपका सही जवाब होगा, है ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना, आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में भी देख लीजिए। पटना, यह सोरा यानी इसको अंग्रेजी में साल्ट पीटर कहते हैं। और सोरा का काम है सोरा का काम जो है बारूद बनाने के लिए किया जाता है ना। तो यह सोरा सूती कपड़े, अफीम और नील के वैश्विक वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन? आपका पटना। ठीक है, और यहाँ से सामान गंगा नदी के जलमार्ग द्वारा बंगाल और फिर वहां से यूरोप, अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों में जो है भेजा जाता था। दूसरा आपका भागलपुर, यह मध्यकाल में रेशम, जिसको अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं, तो रेशम और सूती वस्त्रों के उत्पादन तथा व्यापार का एक बेहद प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। यहाँ के वस्त्रों की मांग विदेशों में बहुत अधिक थी। तो आपका पटना और भागलपुर, इसे ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वह थे आपके पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही शानदार हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारी जो है बंगाल की ओर से गंगा नदी के जलमार्ग द्वारा पटना पहुंचे और यहाँ व्यापार किया। वे मुख्य रूप से बिहार के सूती वस्त्रों आदि का व्यापार जो है करते थे। कौन? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी? 1630 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में या 1633 ईस्वी में? तो डच व्यापारियों ने पटना में अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया था वह 1632 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1632 ईस्वी में, है ना। के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में उनका मुख्य व्यापार जो है सोरा और सूती वस्त्रों का था। और सोरा का उपयोग तो हमने पहले ही पढ़ा है। सोरा का उपयोग जो है यूरोप में जो है बारूद बनाने में जो है किया जाता था। ठीक है, सोरा को अंग्रेजी में साल्ट पीटर भी कहते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी? 1650 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में या 1653 ईस्वी में? तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में जो है अपना जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। कब? 1651 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो साथी जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया था अंग्रेजों ने पटना में अपने फैक्ट्री की स्थापना? 1651 ईस्वी में, है ना। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में पटना में अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में उनका मुख्य व्यापार सोरा, सूती वस्त्र और नील का था, अंग्रेजों का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल आपका करा है कि फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था
पटना था, भागलपुर था, चंद्रनगर था या गया था? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का जो व्यापारिक केंद्र था वह कौन था? वह था चंद्रनगर, जो किस राज्य में आता है? बंगाल में आता है चंद्रनगर, है ना। फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर, जो कि बंगाल में था, है ना, चंद्रनगर में था फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र। और 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पटना में एक माल गोदाम स्थापित किया था, है ना। उसी में उसका जो है बिहार से जो सामान खरीदता था उसी माल गोदाम में रखता था और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट करके अपने देश को भेजता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल का रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे। यूरोपीय व्यापारी जो है भारत आकर व्यापार करना शुरू किया, उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक मार्गों पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय ईसाइयों और तुर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक संघर्ष के कारण यूरोपीय व्यापारी भारत आकर व्यापार करने लगे, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत की संपन्नता, यानी भारत जो है बहुत कुछ में संपन्न था, सोरा में संपन्न था, सूती वस्त्र में संपन्न था, मसालों में संपन्न था, है ना। और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये सभी कारण है जो यूरोपीय व्यापारियों को भारत व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो साथी जा रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सल्जुक तुर्कों द्वारा प्रतिबंध, सबसे पहला आपके ऑप्शन नंबर ए में था सल्जुक तुर्कों द्वारा प्रतिबंध। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुश्तुनिया पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच के पारंपरिक भूमिगत व्यापारिक मार्गों पर कड़ा नियंत्रण और प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यूरोप के लिए भारत आना मुश्किल हो गया। दूसरा आपका था धार्मिक संघर्ष। यूरोपीय ईसाइयों और तुर्की के मुसलमान के बीच लंबे समय तक धर्म युद्ध चले। इस राजनीतिक और धार्मिक तनाव के कारण यूरोपीय देश व्यापार के लिए तुर्की के नियंत्रण वाले रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। और तीसरा था आपका क्या? भारत की संपन्नता। तो भारत अपने मसालों, विशेष करके काली मिर्च, सूती कपड़े, रेशम और सोरे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। तो भारत जो है, भारत के साथ व्यापार करने में अत्यधिक मुनाफा था यूरोपवासियों को, जिससे यूरोपीय देशों को नए समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, है ना। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल आपके सामने ये रहा। सातवां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? फर्रुखसियर था वो, या मुराद था, या परवेज था, या अजीम था? ऐसा कौन सा मुगल शहजादा था जिन्होंने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो वह था आपका फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल शहजादा फर्रुखसियर जो है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि, जिसे शाही भूमि कहते हैं, खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। यह एक बहुत बड़ा अपराध और भ्रष्टाचार था, क्योंकि उसने सीधे शाही खजाने यानी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां सवाल कह रहा है किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? परवेज था, खुर्रम था, फर्रुखसियर था, या अजीम था? तो इसका सही जवाब, जो साथी ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका जवाब बिल्कुल सही होगा, फर्रुखसियर। वह मुगल शहजादा कौन था जो धन प्राप्त करने के लिए जो है
बिहार में जो यूरोपीय व्यापारी था उसको पटना में लूट लिया था। कौन था वो? फर्रुखसियर था, है ना। क्यों लूटा था? उसके पीछे का कारण ये रहा आपके सामने। 1712 ईस्वी में अपने पिता अजीम उस की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर ने पटना में स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया। ठीक। दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने और बड़ी सेना तैयार करने के लिए उसे भारी धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने पटना में रह रहे स्थानीय और यूरोपीय व्यापारियों से धन वसूला तथा उनके व्यापारिक केंद्रों को लूट लिया। क्यों? क्योंकि उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठना था, है ना, और बड़ी सेना तैयार करने के लिए जो है उसको ये काम करना पड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, या 1767 ईस्वी में? तो औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कब? 1765 ईस्वी में, है ना। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है। अब यहाँ पर इलाहाबाद की संधि कब हुई ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार जो है प्राप्त हुई। दीवानी अधिकार प्राप्त होने के साथ ही 1765 ईस्वी में भारत में औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 और ये हमारा आखिरी सवाल है। इस 10 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों का सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था कब से कब तक? 1764 से 1771 तक, 1765 से 1772 ईस्वी तक, 1766 से 1773 ईस्वी तक, या 1767 से 1774 ईस्वी तक। तो बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब से कब तक रहा था? तो वो रहा था 1765 से 1772 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैध शासन लागू किया। इसमें दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था तथा निजामत यानी प्रशासन और कानून व्यवस्था नवाब के हाथों में थी। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। इस दोनों को भी आपको याद रखना है। द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार से जो भी मतलब आपके सिलेबस में है वो सब आपको इस चैनल पर आपको 10-10 प्रश्न का वीडियो रोजाना मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।